नमस्कार मित्रों, जीरो पॉलिटिक्स के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भाजपा अभी 3 उपचुनाव में से 2 हारी। एक एमपी का, हालांकि वो जो एमपी की सीट थी वो पहले भी कांग्रेस उम्मीदवार जीता हुआ था, वो किसी बैंक घोटाले में कन्विक्टेड हुआ और फिर सीट खाली हो गई। तो वो वहाँ से उस सीट से बीजेपी के बहुत ही धाकड़ नेता एमपी के लड़ा करते थे नरोत्तम मिश्रा जी, जो पिछली बार हार गए थे। इस बार उनको शायद टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था। फिर जब ये पता चला कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, थोड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन इस टाइप के जब हंगामे होते हैं तो बीजेपी जनरली ऐसा ब्लैकमेल नहीं सहती, तो उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह किसी दूसरे तिवारी जी को दिया गया। वो अपना जो सीट थी वो हार गए कांग्रेस से। बिहार में क्या हुआ कि बिहार में प्रशांत किशोर आ गए नितिन नवीन की सीट पर लड़ने। नितिन नवीन की पारिवारिक सीट एक तरीके से पिछले 40-50 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको फिर 24 घंटे में बदल दिया गया और फिर प्रशांत किशोर वहाँ से जीत गए। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, इससे विपक्ष की एक तरीके से धारा ही बदल जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? एक ही तो सीट है, सरकार तो अभी वहीं की वहीं है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। मैंने कहा था भाई हार के क्या कारण है। मैंने काफ़ी सारी बातें कही थी कि भाजपा शायद अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिनके पीछे जनाधार हो, उनको इग्नोर कर रही है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ, एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि ऐसा भी तो हो सकता है प्रशांत किशोर जीते ना हो, जिताए गए हों, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक दूसरा बनता है। जिन स्टेट्स में ऐसी कोई पार्टी है कांग्रेस के अलावा, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, जिनके पास अपना एक फिक्स्ड वोट बैंक है, दोनों के पास एमवाई समीकरण वाला वोट बैंक होता है जो कि उनके पास काफ़ी फिक्स है, उसमें हल्की हल्की सी दरार अभी आनी शुरू हुई है लेकिन पूरी नहीं आई। तो भाजपा की रणनीति ये रहती है कि इनको नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि उनके जीतने से विपक्ष ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ पर खतरे की घंटी मुझे भाजपा से ज़्यादा तेजस्वी यादव के लिए दिखाई दे रही, क्योंकि तेजस्वी यादव के जो प्रत्याशी वो 30 नंबर पर आए हैं और उनकी टोटल मिलाकर बिहार में 25 सीट आई थी। ये जो इस टाइप के नेता होते हैं जिनके पास पूरा जनाधार नहीं होता, जैसे अरविंद केजरीवाल थे, उनका कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं था। भाजपा दिल्ली में उनसे हारती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बीजेपी को ये पता था कि जिस दिन इसका डाउनफॉल होगा हमें ही आएंगे, उसको डाउनफॉल और बहुत बुरा होगा, क्योंकि उसके पास फिक्स्ड वोट बैंक तो है ही नहीं। तो तेजस्वी यादव को और कम करने के लिए, आरजेडी को और कम करने के लिए, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ पर प्रचार किया और जिस तरीके से अपना प्रत्याशी भी बदल दिया और सारे मुद्दे जिस टाइप से चल रहे थे, भाजपा चाहती तो उनको सही कर सकती थी, लेकिन नहीं किए और एक तरीके से सीट जाने दी। तो कई सारी चीज़ें एक साथ अचीव की इससे कि तेजस्वी यादव का भी एक तो साइज घट गया, दूसरा जो ईवीएम हमेशा बदनाम होती थी उसको भी पवित्रता कायम रह गई। कोई अब ये नहीं कह सकेगा कि ईवीएम खराब है। तो ये ऐसा नहीं कि यही हुआ होगा, लेकिन जस्ट एक ये एंगल है सोचने का। एक पहला एंगल था जहां पर मैंने बीजेपी के बारे में बताया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ये छोटा मोटा जो पतन टाइप का दिख रहा है क्यों हो रहा है। बट ये एक दूसरा पॉइंट भी मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।